अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज का टॉपिक एक डिज़ीज़ के हवाले से है, बल्कि यूँ कहें कि ये एक डिसऑर्डर है तो ये गलत नहीं होगा। आज हम बात करेंगे एक ईटिंग डिसऑर्डर के हवाले से, जो कि फ़ेमस है और डाइटिंग की वजह से बहुत सारी फ़ीमेल्स, बहुत सारी यंग गर्ल्स इसको यानी कि फ़ेस करती हैं। जी, तो बात करेंगे एनोरेक्सिया के हवाले से। एनोरेक्सिया नर्वोज़ा कहा जाता है इसको, और ये एक ग्रीक वर्ड से जो है डिराइव्ड किया गया है, यानी लैटिन ग्रीक आपको पता है यूनानी ज़ुबान का अल्फाज होते हैं, तो डिनोट करता है ये नेगेशन ऑफ एपिटाइट को, यानी कि भूख का उसको निगेट करना, भूख को ना महसूस करना या उसको रोक देना, ये इन मायनों में यूज़ होता है। और बड़ी सीरियस किस्म की मेंटल हेल्थ कंडीशन है ये, कि साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होता है इसमें पेशेंट, और नर्वस एब्सेंस ऑफ एपिटाइट होती है, यानी कि जहन में ये चीज़ पैदा ही नहीं होती, डेवलप ही नहीं हो रही होती कि हम कुछ खाएं, ये कंडीशन ही नहीं होती पेशेंट की। परसिस्टेंट रिफ्यूजल ऑफ फूड होता है, यानी कंटिन्यूसली पेशेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा होता है खाने पीने को, और ये साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं जो इसके पीछे होती हैं और इसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है, तो हम इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोज़ा। आज इसी के बारे में बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। समटाइम ये कंडीशन जो है बहुत सीवियर हो जाती है कि कंटिन्यूसली, डेफिनेटली देखें, जब आप कोई पर्सन मुस्तकिल तौर पे डाइट को मना कर रहा है, खा पी नहीं रहा, तो वो बात डेथ तक भी चली जाती है। और बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम फीमेल्स में, विमेन में, स्पेशली थर्ड मोस्ट कॉमन इलनेस है ये गर्ल्स में, यानी समझिए कि तीसरी बड़ी बीमारी है ये। और 1:200 की यानी कि रेशो है गर्ल्स में, कि हर 200 में से जो है एक वो इसमें मुब्तला है। इसी तरह से हर 11 में से एक मर्द जो है वो इसमें मुब्तला होता है। तो ये दोनों ही फेस करते हैं, लेकिन फीमेल्स में ज़रा ज़्यादा है ये वो लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है जो वेट गेन करने के हवाले से फ़िक्रमंद रहते हैं कि कहीं वेट ज़्यादा नहीं हो जाए, और इसी फ़ियर की वजह से, इसी खौफ की वजह से वो डाउट में रहते हैं और अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये चीज़ खानी है और ये नहीं खानी। इसके लिए बड़ी हार्श किस्म की और एक्सेसिव किस्म की वो एक्सरसाइजेस रूटीन्स अपनी बना लेते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन समटाइम, और ये उनके लिए फिर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। नए आने वाले तमाम व्यूअर्स को वेलकम कहती हूँ, और काइंडली तमाम वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि बहुत सारी जो यूज़फुल बातें होती हैं वो ड्यूरिंग लेक्चर मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब बात करते हैं हम एनोरेक्सिया के टाइप्स के हवाले से। तो एनोरेक्सिया की जो है वो 3 कॉमन टाइप्स हैं जिसके हवाले से बात करूँगी। एक तो है कि रिस्ट्रिक्टिंग टाइप है, और ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है पेशेंट, यानी अपनी ग़िज़ा पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, पाबंदियाँ लगा देता है खुद ही से। क्या करता है, या तो वो खानों को स्किप कर देता है, यानी मील्स को स्किप करता है, खाता नहीं है, और फिर वो काउंटिंग करना शुरू कर देता है कैलोरीज़ की, कि कितनी कैलोरीज़ हैं, उस हवाले से वो डाइट कॉन्शियस हो जाता है। सेकंड जो टाइप है वो बिंज ईटिंग कहलाती है या पर्जिंग टाइप कहलाती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट्स में फ़ूड खाता है, यानी बहुत ज़्यादा खाता है और आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक चीज़ है। फिर थर्ड टाइप जो होती है उसमें एटिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोज़ा होता है, और ये जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें OSEED भी से कहा जाता है, यानी अदर स्पेसिफाइड फीडिंग ईडिंग डिसऑर्डर, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ों से अपने आप को रोक छोड़ता है पेशेंट, और उसकी वजह से वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। यहाँ आपसे शेयर करती चलूँ कि इसकी सिम्टम्स के हवाले से क्या सिम्टम्स होती हैं जो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट एनोरेक्सिया का पेशेंट है। आपके पास ऐसा कि पेशेंट जब भी आएगा वो अंडर वेट होगा, यानी उसका वेट नॉर्मल नहीं होता, या फिर क्या होता है कि क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ वो वेट लॉस कर रहा होता है, यानी उसका वेट कम होता जा रहा होता है। और अगर आप उसका BMI इंडेक्स चेक करें तो वो क्या होता है कि 18.5 से कम होता है। तो ऐसा पेशेंट अंडरवेट कंसीडर होता है, और ये समटाइम एनोरेक्सिया का पेशेंट होता है।
इसी तरह फिज़िकल साइंस अगर इसके देखें हम, तो हमारे सामने जब हम देखेंगे अगर फीमेल है तो फीमेल में लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है, सम टाइम पीरियड्स में प्रॉब्लम होता है यानी कि। और अगर मेन में अगर आप देखें तो उसमें लो लिबिडो होती है या फिर डिक्रीज्ड होती है। इसी तरह से फेंटिंग कंडीशंस होती हैं, डिजीनेस होती है यानी चक्कर आता है, बेहोशी की कैफियत हो सकती है। डेफ़िनेटली उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, तो इस वजह से ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से ये चीज़ें देखने में आ सकती हैं। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि ग़िज़ाइयत की कमी होती है तो ऑलवेज़ फीलिंग कोल्ड, उसको सर्दी लगने का एहसास ज़्यादा रहता है और ब्लोटिंग कंडीशन होती है पेट में। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होती है, बिकॉज़ डाइट पूरी नहीं जा रही होती। सम टाइम कुछ फाइबर्स की ज़रूरत होती है जो नहीं जा रहे होते। इसी तरह से डेवलपिंग फूड इंटॉलरेंस हो जाती है, यानी कि ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने की सलाहियत ही ख़त्म होती जाती है उसके अंदर। और नींद भी मुतासिर होती है, पुअर स्लीप होती है। ऐसे पेशेंट थकावट का शिकार रहते हैं, थके-थके से आपको नज़र आएँगे, पेल होंगे यानी पीली जर्दी होगी उनके चेहरे पे। इसी तरह से ड्राई स्किन होगी या फिर येलो स्किन होगी उनकी। और आँखें जो हैं वो ज़रा अंदर को धंसी हुई महसूस होती हैं, जस्ट लाइक अ टीबी पेशेंट। और फाइन हेयर ऑन द फेस एंड बॉडी, ये भी एक कंडीशन है कि जो नज़र आती है कि बाल जो हैं वो ज़्यादा चेहरे पे और बॉडी पे नमूदार हो जाते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल साइंस होते हैं जो हम देखते हैं, उसमें यह होता है कि पेशेंट से बात की जाए तो पता चलता है कि वो खाने के हवाले से, अपनी बॉडी शेप के हवाले से और वेट के हवाले से काफ़ी कॉन्शियस होता है। और इसी तरह वो डिससैटिस्फाइड होता है अपनी बॉडी के हवाले से, यानी उसे लगता है कि नहीं मेरी बॉडी जो है वो ज़्यादा है, या वो इस किस्म की कुछ कंडीशन होती है, या उसका बॉडी का इमेज जो है वो उसको प्रॉपर ठीक नहीं लगता, जिसकी वजह से वो फूड में चेंजिंग करता है। इसी तरह एंग्शियस तबीयत होती है, कुछ बेचैन सी हालत होती है, इरिटेबल चिड़चिड़ा सा होता है, ख़ुसूसन खाने के टाइम पे ऐसी कैफ़ियत उसमें अंदर होती है और वो नहीं खा पाता। डिप्रेशन की कैफ़ियत होती है, एंग्ज़ायटी होती है और कंसंट्रेशन उसकी मुश्किल हो जाती है, यानी किसी चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ करना कुछ मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा रिजिड किस्म का जो है थॉट्स होती हैं फूड के बारे में, यानी सोची समझी फ़िक्स किस्म की थॉट्स होती हैं कि नहीं अगर मैं ये खाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं खाना, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और लो सेल्फ़ एस्टीम होती है और परफेक्शनिज़्म जो है वो नहीं होती है उसमें पेशेंट में। अगर हम बिहेवियर के हवाले से देखें तो उसमें इंटेंस डाइटिंग होती है, शदीद किस्म की डाइटिंग कर रहा होता है पेशेंट। इसी तरह एपेटाइट सुप्रेसेंट ले रहा होता है, समटाइम इस किस्म की मेडिसिन लेता है कि जिससे उसकी भूख मर जाए, भूख लगे ही नहीं उसको। या फिर वो क्या करता है कि बहुत ही बेतहाशा किस्म की लग्ज़ेटिव्स यूज़ करता है और इनेमास का इस्तेमाल करता है, डायूरेटिक्स इस्तेमाल करता है स्मार्ट रहने के लिए। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है, नुकसानदेह है। और इसके अलावा उसका ऑब्सेसिव किस्म का बिहेवियर हो जाता है और स्पेशली अपनी बॉडी के हवाले से, अपने वेट के हवाले से बहुत कॉन्शियस होता है, अपनी शेप के हवाले से। या फिर वो बिंज ईटिंग कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा खा रहा होता है, या फिर बिल्कुल अवॉइड कर रहा होता है ईटिंग को। और स्पेशली फिर क्या करता है कि वो लोगों के सामने अवॉइड करता है और सीक्रेटली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेता है। ऐसा पेशेंट यूजुअली अकेला रहना चाहता है, और या तो ये बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं एक्सेसिव किस्म की, और ऐसा है कि इसमें अपने आप को नुकसान पहुंचाने का भी थोड़ा सा रुझान होता है। और ऐसी सूरतों में ये समटाइम ऐसा भी करते हैं कि कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करते हैं, यानी कि ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी करते हैं। आपसे इसकी कॉजेज़ शेयर करती चलूँ कि कोई ख़ास फुली अंडरस्टैंडेबल जो हैं, यानी समझने के काबिल जो होती हैं पर्टिकुलर काज़ ऐसी तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसी वजूहात हैं कि ये जेनेटिकली यानी कि जीन्स से भी ताल्लुक़ है इसका, फिर फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है, उसका एनवायरमेंटल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं बहुत काउंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है उसमें क्या होता है कि लो सेल्फ़ एस्टीम होती है, डिप्रेशन होता है या स्ट्रेस का शिकार होता है पेशेंट। इसी तरह एनवायरमेंटल फैक्टर अगर हो तो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कल्चरल प्रेशर्स के हवाले से आ जाता है, जैसे मीडिया वगैरह को देखते हुए मैगज़ीन्स के वजह से स्टेमिंग होता है बहुत ज़्यादा, और ऐसा कल्चर जो है लेते हुए अपने आप को डाइट कॉन्शियस कर लेता है।
उसका ऑक्यूपेशन मैटर करता है कि अगर फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है तो वो बहुत कॉन्शियस होगा। फिर ब्रेन केमिस्ट्री, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो अगर उनकी ख़राबी है ये भी बहुत मैटर करता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है, यानी फैमिलीज़ में रन करती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, तो ऐसे पेशेंट को लगता है कि हम ठीक हैं और हमारे ट्रीटमेंट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ डायग्नोसिस की बात करते चलें कि आपकी थॉट, आपकी फीलिंग और ईटिंग बिहेवियर से इसका ताल्लुक़ होता है। और हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। तो सबसे पहली बात कि आप पेशेंट की रिस्टोर करेंगे गुड डाइट, यानी उसे गुड न्यूट्रिशन देने शुरू करें, उसकी डाइट को बेहतर बनाएं, उसकी फैमिली थेरेपी कीजिए, साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, एंटी डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करवाएं। एवरेज आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट 5 से 7 साल तक ऐसी चीज़ों में मुब्तला रहते हैं। और इसमें अल्फाल्फा बहुत अच्छा काम करती है हमारी मेडिसन, इस क्योंकि ये यूज़फुल होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट में बहुत अच्छा काम करती है, इम्प्रूव करती है उसको। एंटीमोनियम क्रूडम है जो एवर्जन को ठीक करती है, किसी भी किस्म का खाना, किसी टाइप की फ़ूड को अगर पेशेंट इनकार कर रहा है तो उसके लिए ये अच्छी है। सोराइनम बहुत अच्छी मेडिसन है लॉस ऑफ एपेटाइट में, कि कांस्टेंट किस्म की प्यास भी हो और पेशेंट को ये प्रॉब्लम भी हो तो बहुत अच्छा काम करती है। फिर चाइना हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है कि अगर उसकी एपेटाइट रिड्यूस हो गई हो, कम हो गई हो भूख, और सेंसेशन उसको ऐसे हो कि जैसे फुल है, तो लाइको नक्स चाइना बहुत अच्छा काम करती हैं। एबीज़ हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है, पल्स है। और फिर जिनशियाना हमारी मेडिसन है, कॉल्सिकम अगर साथ में नौजिया की कंडीशन है। इग्नेशिया बहुत अच्छी मेडिसन है कि अगर डिप्रेशन की वजह से पेशेंट ऐसी किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हो गया है तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट, कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथी।